नमस्कार श्रोता मित्रों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कुशल होंगे। कहानियों के सफ़र को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको एक रोचक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हाँ, और एक बात, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? सुनकर अगर आप कमेंट में बताएंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा। आज की कहानी का शीर्षक है तीज। विवाह का ठीक से मायने न समझने वाली आशा का विवाह कर दिया गया और तीज पर उसका श्रृंगार हुआ, मेहंदी लगी और तीज का मेला देखकर लौटने के बाद उसका पति दिवंगत हो गया और वह विधवा हो गई। इस सदमे को बर्दाश्त न करने के कारण पिता और दादी भी चल बसे। वैभवपूर्ण हवेली में माता और पुत्री अकेली रह गई। वर्षों बाद आशा के जीवन में अशोक का प्रवेश हुआ। यौवन का उद्वेग जगा देने के बाद दोनों विवाह बंधन में बंधे। विधवा और कुंवारे का इस विवाह को समाज की स्वीकृति और सम्मान मिला। 10 वर्ष बाद आशा ने फिर तीज का मेला देखा, लेकिन आज उसके साथ उसका पति अशोक और नन्हा पुत्र अनिल था। लीजिए सुनिए कहानी तीज। मैं 8वीं कक्षा पास कर चुकी थी। मेरी उम्र उस समय केवल 13 वर्ष थी। मेरा पूर्ण शैशव काल वैभव के अंगारों में पका था। लड़की और लड़के के भेद से मैं बिल्कुल अनभिज्ञ थी। मेरे पिताजी एक विख्यात व्यवसायी थे। उनकी मैं ही एकमात्र पुत्री थी। माताजी से भी अधिक मुझे मेरी बूढ़ी दादी प्यार करती थी। अधिक धनवान होने के कारण मुझसे मेरी हरेक सहेली दोस्ती करने को आतुर रहती थी। मैं उन सहेलियों को अपने से तुच्छ समझा करती थी। क्यों न समझती? मेरे पास रूप, रंग और वैभव सब कुछ ही तो था। बूढ़ी दादी के अनुरोध से पिताजी ने अपने ही एक बराबरी का घर और सुयोग्य वर देखकर आषाढ़ में मेरी शादी तय कर दी। विवाह शब्द से तो मैं पूर्ण परिचित थी, किंतु विवाह की परिभाषा का भान मुझे न था। बड़ी धूमधाम से मेरी शादी हुई। विवाह के पश्चात की निरर्थक कल्पनाएं मुझे कोई उत्साह नहीं दे रही थी। मेरी पढ़ाई जारी रखने का निश्चय विवाह से पहले ही किया गया था। मेरे पतिदेव ने भी उस वर्ष केवल इंटर की एग्ज़ाम को पास किए थे। उन्हें भी आगे पढ़ना था, अतः मेरी पढ़ाई में मुझे कोई अड़चन न पड़ी थी। कल तीज है। मेरी प्यारी दादी मुझे लाड़ प्यार से मेहंदी लगवाने को समझा रही थी। मैं स्कूल में सहेलियों से चिढ़ाए जाने के भय से मेहंदी न लगाने की हठ कर दी थी। द्वंद्व युद्ध काफ़ी देर तक चला। अंत में मुझे लगाना ही पड़ा। सुहाग का चिन्ह जो था, हमारे घर पर पास पड़ोस की नववधुएं, उनकी सास इत्यादि का हंगामा सा मचा हुआ था। मैं उनके बीच बैठी हुई थी और हाथ और पांव दोनों फैलाए हुए थी और वे मेरे हाथ और पांव में बड़ी तत्परता व उत्सुकता से
मेहंदी लगा रही थी। मेरी हाथ मेहंदी से इतना सुंदर अंकित किया गया था कि मुझे राजस्थान की नारियों का कलावती होना निस्संदेह सच्चा लगा। मेहंदी लगाने में राजस्थान की नारियां बहुत निपुण हैं। आज तीज थी। सुबह से ही मैं श्रृंगार होने लगी थी। बीच बीच में माता जी सास की आज्ञा पालन करने की शिक्षा दे रही थी। बूढ़ी दादी ससुराल में घूंघट न हटाने का आदेश दे रही थी। काफी हंसी खुशी के साथ विदा होकर मैं ससुराल पहुंची। अब मैं एक छोटे कमरे में अपनी ननद के साथ बैठी थी। इतने में ही मेरे पति ने कमरे में प्रवेश किया और मेरे कानों में एक मधुर आवाज सुनाई दी। इस चांद से मुखड़े पर यह बदली कब तक रहेगी आशा? उनके इन शब्दों से मेरे हृदय में एक अजीब प्रकार की कंपी व सिहरन सी पैदा हुई। किंतु न मालूम किस अज्ञात भय से मैं सब कुछ छिपा गई और उसी प्रकार बैठी रही। पति की आवाज का बोध मुझे विवाह के पश्चात आज ही सर्वप्रथम हुआ था। मेरा कुछ भी जवाब न पाकर वह वापस लौट गए। सायंकाल तीज का मेला देखने गई थी मैं। मेरी सास व सास की 2 रिश्तेदार औरतें व मैं कुल 4 औरतें थी। स्पेशल ड्यूक कार जो मेरी शादी के उपलक्ष्य में ही खरीदी गई थी, पर सवार होकर मैंने मेला देखा। आहा, क्या ही सुहावना दृश्य था वह। लाखों की भीड़ के बीच शाही लवाजमे के साथ एक काठ की पुतली को रत्न जड़ित आभूषणों व भड़कीली पोशाक धारण करवा के मंथर गति से चलाया जा रहा था। वह थी तीज की सुहाग की रानी। उसका इतना लवाजम व आभूषण देखकर एक बार तो मुझे ईर्ष्या हुई, किंतु फिर काठ की पुतली समझकर वह अधिक देर न रुकी। गांव के देहाती, शहर के छैले सभी उस अपार भीड़ में मौजूद थे। मेला देखकर हम वापस घर लौटे। दरवाजे पर ही हमने कुछ भीड़ देखी। प्रत्येक के चेहरे पर घबराहट देखी। ड्राइवर के पूछने पर मालूम हुआ कि छोटे बाबू मेरे पतिदेव की अचानक तबीयत खराब हो गई है। बड़े बड़े डॉक्टरों की देखभाल जारी है। मैं घूंघट की ओट से चित्रलिखित सी यह शब्द सुनती रही और सहसा मुझे उस मधुर आवाज का आभास होने लगा। इस चांद से मुखड़े पर यह बदली कब तक रहेगी आशा? अब मैं उसी कमरे में दाखिल थी। सहसा कोलाहल शुरू हुआ और मेरा श्रृंगार मेरी सास द्वारा मिटाया जाने लगा। माथे की बिंदी पोंछ दी गई। मेहंदी के रचे हाथ 4 औरतों ने 1.5 दिन की कड़ी मेहनत से रचाए जो मेहंदी रचाए गए थे, एक क्षण में मिट्टी और पत्थर से रगड़ रगड़ कर मिटाए जाने लगे। उस समय मेरी आंखों में आंसू न थे न खुशी थी। मेरा तो ध्यान उस समय भी उस सुहाग की महारानी तीज पर अंकित था, जिसे देखकर मैं आई थी। इन हजारों आदमियों के बीच जो मेरे पतिदेव का
सब ले जाया रहा था, वह मुझे लवाजमे सहित तीज ही नजर आ रही थी। रोने की कोलाहल बाजों की ध्वनि प्रतीत हो रही थी। शायद मैं उस समय बेहोश थी। 7 वर्ष पश्चात मैंने बीए की परीक्षा दी थी। मेरी बूढ़ी दादी व पूज्य पिताजी मेरे वैधव्य के दुख से स्वर्ग सिधार गए थे। अब केवल मैं और मेरी विधवा माँ थी। उस विशाल भवन में विशाल संपत्ति के साथ केवल हम 2 प्राणी रह गए थे। मेरी जवानी यौवन के साथ विकसित हो चुकी थी, यद्यपि अब तक मेरे हृदय में किसी पुरुष का प्रेम पनपा नहीं था। तथापि रात्रि मेरे लिए एक अभिशाप बनकर आती थी। फिर मैं हृदय को थामे हुए अपने जीवन को उसी तरह चलाती रही। रात्रि को बिछोने और मुलायम गिलाफों के स्पर्श मात्र से ही मेरे हृदय में धड़कन में रोमांच आ जाता। किसी चीज में मन नहीं लगता था। मैं एक प्रकार से अपने आप को अस्वस्थ महसूस करने लग गई थी। एक रात्रि को जब मुझे एक तार मिला, मैंने उत्सुकता से उस तार को खोला। मेरे मामा जी के साड़ू का लड़का अशोक डॉक्टरी परीक्षा के लिए यहाँ आ रहा था। मेरी भावना को अशोक की तरफ आकर्षित हुई। यद्यपि मैंने उसको कभी देखा न था, उसके बारे में मामा जी के मुंह से ही एक आध बार सुना था। तथापि मेरे प्यासे हृदय ने उसके रूप का, उसके पहनावे का और मेरे साथ गुदगुदी बातें करने का चित्र खींच लिया। आश्चर्य और खुशी से मुझे उस समय हुई जबकि मेरा अनुमान सही निकला। मुझे अपार खुशी हुई। प्रथम मिलन में ही मैं उसकी तरफ स्वयं ही आकर्षित हो गई। अशोक भी कोई विश्वामित्र मुनि तो नहीं था जो मेरे आकर्षण का शिकार न बनता। आखिर था तो मानव ही। हमारी मैत्री बढ़ गई। वह डॉक्टरी परीक्षा दे चुका था। अब हम स्वतंत्र थे। माताजी हमें देखकर बड़ी प्रसन्न होती थी। मुझे अज्ञात भय भविष्य के सुखों के लिए दुखी बनाता जा रहा था। एक दिन जब हम सभ्यता के शिखर पर चढ़कर आवेश में आने लगे तो मैं सहसा रुकी और मेरा जोश शिथिल पड़ गया। मुझे इस प्रकार शून्य देखकर वह घबरा गया। किंतु जब वास्तविक ज्ञान हुआ तो हमने परस्पर निश्चय किया। समाज की काफी ऊपर उठ चुका था। समाज काफी ऊपर उठ चुका था। हमारी जाति में अब विधवा विवाह पाप की दृष्टि से नहीं देखा जाता था, बल्कि उद्धार की दृष्टि से देखा जाता था। जाति के बड़े बूढ़े सब ही अब समाज के विरोधक नहीं बल्कि अनुरोधक थे। हम दोनों ने सर्वप्रथम माताजी से आज्ञा ली और विवाह सूत्र में बंध गए। अखबारों में व जाति के पत्रों में हमारा सम्मान हुआ। हमें बधाइयाँ प्राप्त हुई। अशोक को समाज का एक बहुत योग्य सुधारक समझा गया, क्योंकि यह विवाह एक विधुर और विधवा का नहीं था, बल्कि एक विधवा और कुंवारे युवक का था। 10 वर्ष पश्चात आज मेरे जीवन में फिर तीज आई है। मेरे एक बच्चा भी है जिसका नाम अनिल है। जब मैंने पंडितों से नाम संस्कार करवाने को अशोक से कहा तो वह कहने लगा, इसमें पंडित क्या करेंगे? आशा से अशोक और अशोक से अनिल, तीनों की राशि एक ही तो है। फिर हमें कौन अलग कर सकता है?
हम तीनों अपनी मोटर की छत पर बैठकर मेला देख रहे हैं। अनिल अपने गैस के गुब्बारे को आसमान में निहार रहा है। जब मैंने उसे तीज महारानी के दर्शन करने को कहा तो पगला मुझे से प्रश्न करने लगा, क्यों बताओ, क्यों? मैं उसके क्यों का जवाब क्या दूं? क्या यह महारानी ही उसका जवाब है? तो लो, उसे यह कहानी ही सुना देती हूँ, ताकि पगला फिर क्यों का प्रश्न वह न करेगा। मैं 8वीं। इसी के साथ ही कहानी समाप्त होती है। धन्यवाद श्रोता मित्रों। इसी तरह की रोचक कहानी मैं आगे प्रस्तुत करते रहूंगी। इसी के साथ रश्मि आपसे आज्ञा लेती है। नमस्कार।